हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11, 12, 13, 14 एंड 15 तक। क्लियर है? आज हम सेक्शन 11 से 15 तक कवर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, हम आ जाते हैं सेक्शन 11 के बारे में पढ़ने के लिए। सेक्शन 11 में क्या डिफाइन किया गया? हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिया है ये। क्लियर है? जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो प्लीज वो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इससे पहले वाले वीडियोस को जरूर देखें। चलिए तो आ जाते हैं हम सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 में क्या डिफाइन किया गया? हु आर द कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट कौन होता है? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। अब भाई एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट कौन होता है? हर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होता है। क्लियर है? अगर वो एज ऑफ मेजॉरिटी में होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ एज ऑफ मेजॉरिटी इज 18 ईयर्स। क्लियर है? अगर कोई 18 साल का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है। सेकेंड थिंग कि भाई वो साउंड माइंड होना चाहिए, सेंसेस होना चाहिए। क्लियर है? थर्ड इज एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। क्लियर है? और वो किसी भी लॉ से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें है, ठीक है, अगर ये सारी चीजें है, अगर वो पर्सन मेजॉरिटी ऑफ द एज है, क्लियर है, साउंड माइंड है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तब तो वो कॉम्पिटेंट है किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्लियर? अगर वो सारी चीजें नहीं है, अगर वो पर्सन 18 का नहीं है और वो पर्सन साउंड माइंड नहीं है, क्लियर है, अगर वो डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है किसी भी तरीके से किसी लॉ से, तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अदरवाइज एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सेक्शन 11 हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं सेक्शन 12 को। क्लियर? अब सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग क्या है? व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब भाई साउंड माइंड का क्या पर्पज है कॉन्ट्रैक्ट में? पहले ये भी तो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि साउंड माइंड का पर्पज क्या है। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अ पर्सन सेड टू बी साउंड माइंड होना चाहिए किस पर्पज के लिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट ऑन इट एंड of forming a rational judgment as to its effect upon the interest। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होना चाहिए? क्यों जरूरत है भाई इसकी? क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, उसकी रैशनल जजमेंट्स को, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके इंटरेस्ट क्या होंगे। क्लियर है? अगर वो कोई पर्सन इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहा है तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? Clear? A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind। अब कोई पर्सन है, occasionally हो जाता है वो unsound, अब वो क्या है? unsound mind है usually, ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो क्या था? साउंड माइंड था, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्लियर? अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड में नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अनसाउंड माइंड। अब देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है। कोई भी पर्सन ऐसा होता है, किसी किसी को कोई ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं कि वो ओकेजनली क्या हो जाता है? अनसाउंड माइंड हो जाता है। क्लियर है? ओकेजनली ऐसा हो जाता है कि वो अनसाउंड माइंड रहता है, और कोई कोई ऐसा होता है कि अनसाउंड माइंड परमानेंटली रहता है। क्लियर है? ओकेजनली जो साउंड माइंड पर्सन रहता है, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई पर्सन उस दौरान वो क्या है? साउंड माइंड है, तो वो क्या कर सकता है? वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो बंदा क्या है? अनसाउंड माइंड है, वो उस टाइम पे क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और बाद में वो क्या है? साउंड माइंड रहता है। क्लियर है? तो वो इस सिचुएशन में क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। क्लियर है? अब इसके पर्पज आप समझ गए होंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम सेक्शन 13 पे। अब कंसेंट को डिफाइन कर, अब जो सेक्शन 13 है वो क्या करता है? सेक्शन 13 डिफाइन करता है किस चीज को? कंसेंट को। अब कंसेंट है क्या चीज? टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट
when they agree upon the same thing in the same sense, जब कोई भी दो पर्सन, ठीक है, अपनी कंसेंट देते हैं, ठीक है, मतलब वो एग्री होते हैं, ठीक है, एग्री होते हैं किसी भी सेम चीज के लिए, किसी भी सेम चीज को करने के लिए, किसी भी सेम चीज को सेम तरीके से करने के लिए अपनी 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 एक्सेप्टेंस देते हैं, ठीक है, अग्री होते हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तब क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको कंसेंट बोला जाता है। किसी सेम चीज को करने के लिए, सेम तरीके से करने के लिए दोनों अपनी 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 रजामंदी देते हैं, ठीक है। When consent is said to be free, अब आता है क्वेश्चन दूसरा कि कब वो कंसेंट फ्री हो जाता है। भाई कंसेंट तो देते हैं बट वो फ्री कब होता है, फ्री कंसेंट। एज पर सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसेंट इज said to be free when following are absent। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 13 में क्या डिफाइन किया गया है, कंसेंट, और सेक्शन 14 में डिफाइन क्या किया गया है कि कंसेंट का फ्री कंसेंट बन जाता है। क्लियर है? फ्री कंसेंट कब होता है भाई, कब फ्री कंसेंट होता है, ठीक है, जब ये जो मैं अभी चीजें बोलने वाली हूँ ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एब्सेंस होनी चाहिए, मिसिंग होनी चाहिए इसमें से। कोअर्जन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15, ठीक है, कोअर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 16 में, फ्रॉड नहीं होना चाहिए जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 में, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मिस्टेक सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नहीं होना चाहिए जो कि डिफाइन किया गया है 20 to 22 में। क्लियर है? कंसेंट इज सेड टू बी सो caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। ठीक है, जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तब जाके वो क्या बनेगा, फ्री कंसेंट, जिसमें किसी भी तरीके का दबाव ना हो, ठीक है, किसी भी तरीके से उसको रिप्रेजेंट गलत ना किया गया हो, किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो, कोई भी पर्सन जो अपनी रजामंदी दे रहा है वो अपनी इच्छा से दे रहा है, ठीक है, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी जोर जबरदस्ती दबाव या कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो उसके दिमाग से नहीं आ रही हो, किसी और दिमाग से आ रही हो। क्लियर है? बस उसे करना पड़ रहा हो। क्लियर? उसको फ्री कंसेंट डिफाइन किया गया है। अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट इज हमारा कोअर्जन। अब कोअर्जन क्या है भाई, सेक्शन 15 में कोअर्जन को डिफाइन किया गया है। कोअर्जन का मतलब होता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड अगेंस्ट अनदर पर्सन। ठीक है, अभी जैसा मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि फ्री कंसेंट के लिए कोअर्जन सबसे फर्स्ट चीज बताई गई थी। कोअर्जन का मतलब होता है कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी फॉरबिडन, जिस चीज के लिए आईपीसी में रोक लगाई गई हो, ठीक है, प्रोहिबिट हो, उस चीज को एज ए थ्रेट करना, ठीक है, थ्रेटनिंग करना, किसी को धमकाना, ठीक है, कोई भी कंसर्न देने के लिए किसी को धमकी देना, किसी पे ऐसा दबाव डालना कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपके साथ ये कर दूंगा। ठीक है, सेकेंड है अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन। क्लियर है? अनलॉफुल डिटेनिंग, किसी की भी प्रॉपर्टी को उसकी बिना इंटेंशन के जोर जबरदस्ती से क्या कर लेना, डरा धमका के डिटेन कर लेना। ठीक है। थर्ड इज विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, किसी भी अदर पर्सन के कंसेंट के बिना, ठीक है, उस पर जोर जबरदस्ती कराना। हु कैन एक्सरसाइज कोअर्जन, कोअर्जन कौन कर सकता है, कोअर्जन में कम फ्रॉम अ पर्सन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और इवन थर्ड पर्सन नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली। अब कोअर्जन कौन कौन कर सकता है भाई, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पर्सन वो भी तो, सामने वाली पार्टी भी तो उसके साथ कोअर्जन कर सकती है ना, उसको जोर जबरदस्ती के साथ, उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा सकती है। क्लियर है? सेकेंड थिंग इज, या कोई थर्ड पर्सन भी इसमें कर सकता है, इन्वॉल्वेंस हो सकती है जिसका उसमें कोई रोल ही नहीं हो, किसी थर्ड पर्सन को हायर किया गया हो कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना है इनके साथ में, ए ने किसी को हायर किया कि मुझे बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब मुझे नहीं पता वो बी कैसे करेगा भी या नहीं करेगा, किसी थर्ड पर्सन को हायर करता है कि आप इसको कैसे भी करके ये कॉन्ट्रैक्ट करवाइए। क्लियर है? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं इसके, prosecution, a mayor only threat to prosecute a man or file suit against him does not constitute a coercion। ठीक है, हाई
प्राइजेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट, चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट। आपको अब ये जो कोअर्जन्स होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, कोई भी पर्सन थ्रेट कर सकता है, ठीक है। सेकेंड है हाई प्राइस एंड हाई इंटरेस्ट रेट, चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट, हाई प्राइस एक्सेट्रा इज नॉट अ कोअर्जन, ठीक है। अगर अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये बता रही हूँ जहां पे कोअर्जन हो सकता है, क्या कोअर्जन होता है और क्या कोअर्जन नहीं कर होता है। क्लियर है, एक बार हम इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, आई थिंक कि वो क्लियर नहीं हुआ था। प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब होता है, मेयर थ्रेट टू प्रोसिक्यूट अ मैन और फाइल सूट अगेंस्ट हिम डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कोअर्जन। क्या क्या चीजें कोअर्जन नहीं होती है, एक किसी भी पर्सन को धरान मतलब थ्रेट करना, ठीक है, कि मैं सूट फाइल कर दूंगा आपके अगेंस्ट, ठीक है, ये क्या है, ये कोअर्जन नहीं है, ठीक है। सेकंड है हाई प्राइस एंड हाई इंटरेस्ट रेट, किसी भी चीज में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हाई प्राइस कर देना, ठीक है, हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट लगा देना, चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट, हाई प्राइस एक्सेट्रा इज नॉट अ कोअर्जन एज द सेम इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द इंडियन पीनल कोड। जैसे कि हमने अभी कोअर्जन का मतलब डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें था जो कि क्लियरली आईपीसी में प्रोहिबिट हो, सिर्फ वही कोअर्जन का पार्ट होता, अदरवाइज और कोई चीजें कोअर्जन का पार्ट नहीं होती है। क्लियरली क्लियर है। Third is a threat to commit suicide. Consent to an agreement may at time be obtained by threatening to commit suicide. Their threat to commit suicide also amounts to coercion. किसी पर्सन ने ये बोला कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर दूंगा, अब उसने उस डर के मारे उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, तो क्या है ये कोअर्जन माना जाएगा, क्योंकि ये एज पर दी आईपीसी ये प्रोहिबिट है, सुसाइड एक ऑफेंस है। तो हम एक बार दोबारा हम नजर मार लेते हैं कि हमने आज के टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ी। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा सबसे पहले कि कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होते हैं, जो कॉम्पिटेंट पर्सन हु आर द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 11 में। जो भी पर्सन एज ऑफ मेजोरिटी के हों और साउंड माइंड हो और डिस्क्वालीफाइड नहीं किए गए हों, वो सारे क्या होते हैं, वो कॉम्पिटेंट होते हैं। उसके अलावा जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं किसी भी तरीके के एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब साउंड माइंड का हमने पर्पस भी पढ़ लिया था कि भाई साउंड माइंड का पर्पस क्या है। साउंड माइंड का पर्पस ये है कि भाई फर्स्ट थिंग, जब कोई दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूसरे पर्सन को पता होना चाहिए उससे रिलेटेड, उसको जो भी उसके रैशनल जजमेंट्स हो या फिर क्या क्या इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के, क्या इंटरेस्ट मिलेंगे, ये सारी चीजें उसको अंडरस्टूड कर सके, ठीक है, इसीलिए साउंड माइंड पर्सन की नीड होती है। सेकेंड इज की जब वो पर्सन ओकेजनली साउंड माइंड रहता है और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड नहीं रहता है, ठीक है। ओकेजनली क्या होता है, साउंड माइंड रहता है और वैसे नहीं रहता है, बट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो साउंड माइंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, बट एट द टाइम वो अनसाउंड माइंड है और टाइम वो साउंड माइंड रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्लियर है। 13 इन कंसर्न को डिफाइन किया गया है। कंसर्न दो पर्सन के बीच में एक ऐसे ही बात के लिए, अगर दो पर्सन एग्री हो रहे हैं किसी सेम चीज के लिए, सेम काम को करने के लिए और सेम सेंसेस में, उसको कंसर्न बोला जाता है, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में। और सेक्शन 14 में फ्री कंसर्ट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब फ्री कंसर्ट का हमने अभी सिर्फ एक पार्ट हमने पढ़ा है, कोअर्जन। क्लियर है। अब हम आगे अपनी वीडियोस में सारी जितने भी हमने यहाँ पे फ्री कंसर्ट के जो हमारे एलिमेंट्स है, क्लियर है, फ्री कंसर्ट के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है कि क्या क्या चीजें होती नहीं होती तब जाके फ्री कंसर्ट बनता है, तो कोअर्जन हमने अपने इस वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी की जो बचे हुए हैं वो हम अपने वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे की वीडियोस के लिए, आगे इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए प्लीज आप दूसरा वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।